तो नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड कक्षा 10th के कुछ महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में, जो आपकी परीक्षा में 100% पूछे जाने की संभावना है। तो इसे अच्छे से नोट करना और वीडियो पूरी देखना ताकि आपको समझ में आए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न में मुख्य अंतर क्या है। आपका प्रश्न क्या है, जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर क्या है। तो आपको उत्तर लिखना है कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका में निम्न अंतर है। आपको एक तरफ लिख लेना है जंतु कोशिका और एक तरफ लिख लेना है पादप कोशिका और बीच से एक लाइन खींच देना है। एक तरफ जंतु कोशिका, एक तरफ पादप कोशिका। जंतु कोशिका की तरफ लिखेंगे, इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। जंतु कोशिका की तरफ इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है और पादप कोशिका की तरफ सेलुलोज की बनी कोशिका भित्ति पाई जाती है। इसमें सेलुलोज की कोशिका भित्ति पाई जाती है। इसमें प्राय लवक नहीं पाए जाते हैं। इसमें प्राय लवक नहीं पाए जाते हैं और इसमें प्राय लवक पाए जाते हैं। इसमें रिक्तिकाएँ नहीं होती अथवा बहुत छोटी होती है। इसमें बड़े आकार की रिक्तिकाएँ पाई जाती हैं। इसमें तारकाय सेंट्रोसोम व्यापक रूप में पाया जाता है। जंतु कोशिका में तारकाय सेंट्रोसोम व्यापक रूप में पाया जाता है और पादप कोशिका में इसमें तारक काय केवल शैवाल एवं कवकों में पाए जाते हैं। इसमें तारक काय केवल शैवाल एवं कवकों में पाए जाते हैं। इसमें कोशिका विभाजन के समय कोशिका एक खाँच द्वारा दो खाँचों में बंटती है, जो बाहर से अंदर की ओर बढ़ती है। इसमें कोशिका विभाजन के समय पादप कोशिका के मध्य में एक पट्टिका बनती है, जो अंदर से बाहर की ओर बढ़ती है। इसमें भोजन पदार्थ ग्लाइकोजन एवं वल्यूटीन के कणों के रूप में संचित रहता है। कवक के अतिरिक्त पादप कोशिका में भोजन मड के रूप में संचित रहता है। जंतु कोशिका में लाइसोसोम पाया जाता है और पादप कोशिका में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। तो आपको इसी तरह जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर लिखना है। बढ़ते हैं आगे की ओर। आपका अगला प्रश्न है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में क्या अंतर है। आपका प्रश्न क्या होगा, तो लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में क्या अंतर है। बिल्कुल उसी प्रकार आपको उत्तर देना है कि लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर इस प्रकार है। एक तरफ आपको लैंगिक जनन लिख लेना है, एक तरफ अलैंगिक जनन और बीच से एक लाइन खींच देना है। लैंगिक जनन की तरफ लिखेंगे, इसमें दो जनक भाग लेते हैं और अलैंगिक जनन की तरफ लिखेंगे केवल एक ही जनक भाग लेते हैं। इसमें केवल एक ही जनक भाग लेते हैं। इस जनन में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित युग्मक बनते हैं। इसमें जनन केवल असूत्री या समसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित युग्मक नहीं बनते हैं। बढ़ते आगे की ओर। इसमें अगुणित युग्मकों के मिलन से द्विगुणित युग्मक बनता है। इसमें युग्मक बनते ही नहीं। इसमें युग्मक से नए जीव का विकास होता है। इसमें पैतृक कोशिकाओं से नया जीव बनता है। केवल बीज वाले पौधे में ही लैंगिक जनन हो सकता है। इसमें बिना बीज वाले पौधों में भी संभव है। तो इसी तरह आपको लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में उत्तर लिखना है। बढ़ते हैं आगे की ओर। आपका अगला प्रश्न है, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है। आपका प्रश्न क्या होगा, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर क्या है। कई बार परीक्षा में पूछा गया है, तो आपको इसे अच्छी तरह से सुनना है और इसे नोट कर लेना है। वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर क्या है। तो आपको लिखना है, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर निम्न है। एक तरफ वायवीय श्वसन लिखना है, एक तरफ अवायवीय श्वसन। एक तरफ वायवीय श्वसन, एक तरफ अवायवीय श्वसन।
इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, इसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ग्लूकोज का पूर्ण उपचयन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा मुक्त होता है। इसमें ग्लूकोज का अपूर्ण अपचयन होता है, जिसमें एथेनॉल, लैक्टिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा मुक्त होते हैं। इसमें यह कोशिका द्रव व माइटोकॉन्ड्रिया होता है। इसमें कोशिका द्रव एवं माइटोकॉन्ड्रिया होता है। इसमें यह केवल कोशिका द्रव में होता है। इसमें अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, 36 ATP। उदाहरण मानव। ATP का फुल फॉर्म आप सभी तो जानते होगा, एडिनो ट्राइफॉस्फेट। इसमें कम उत्पन्न होती है, इसमें ऊर्जा कम उत्पन्न होती है, 2 ATP। उदाहरण ईस्ट। तो इस तरह आपको वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर लिखना है। आपका अगला प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है ये प्रश्न, मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है, उदाहरण सहित समझाएं। आपका प्रश्न क्या होगा, मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है, उदाहरण सहित समझाएं। तो आपका उत्तर इसका देखेंगे, ये उदाहरण के द्वारा समझाया गया है कि मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है। ये उदाहरण दिया गया है, ये नर हो गया और ये मादा हो गया। नर में XY क्रोमोसोम पाए जाते हैं, आप सभी को पता होगा, और मादा में YY क्रोमोसोम पाए जाते हैं। नर यानी पुरुष में XY क्रोमोसोम पाए जाते हैं और मादा यानी महिला में XX क्रोमोसोम पाए जाते हैं। एक तरफ इसमें X और Y, इसमें Y, मादा में X और X। अगर इस X को हम इस X से मिलाते हैं तो XX बनता है, यानी मादा यानी लड़की पैदा होगी। अगर इस X को हम इस X के साथ मिलाते हैं, इस X को हम इस X के साथ मिलाते हैं तो फिर XX बनता है, यानी मादा बनेगी, यानी लड़की पैदा लेगी। अगर हम इस Y को इस X के साथ मिलाते हैं, इस Y को इस X के साथ मिलाते हैं, इस Y को इस X के साथ मिलाते हैं तो बनता है XY, यानी नर बनेगा, यानी लड़का पैदा होगा। अगर इसी Y को हम फिर से इस X के साथ मिलाएंगे, इस X के साथ मिलाएंगे तो XY बनेगा, यानी फिर नर बनेगा, यानी लड़का पैदा होगा। तो आपको उदाहरण समझ में आ गया होगा। अब इसका परिभाषा जानते हैं। इसका परिभाषा होगा, आधे बच्चे लड़के एवं आधे लड़की हो सकते हैं। सभी बच्चे, चाहे वह लड़का व अथवा लड़की, अपनी माता से X गुणसूत्र प्राप्त करते हैं। अतः बच्चे का लिंग निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें अपने पिता से किस प्रकार का गुणसूत्र प्राप्त होता है, जिससे बच्चे को अपने पिता से X गुणसूत्र वंशानुगत हुआ है। जिस बच्चे को अपने पिता से X गुणसूत्र वंशानुगत हुआ है वह लड़की, एवं जिसे पिता से Y गुणसूत्र वंशानुगत प्राप्त हुआ है वह लड़का पैदा होगा। तो आपको इस तरह से परिभाषा लिखना है और इस तरह से आपको उदाहरण दे देना है कि मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है। तो आपको इस तरह से उत्तर दे देना है। ये था कुछ बिहार बोर्ड कक्षा 10 के कुछ महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसे आपको अच्छी तरह से नोट कर लेना है, क्योंकि कई बार परीक्षा में पूछा गया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।